की दुनिया का ताजा हाल तो जरा देखिए एक नजर। ठोकर मारी, अंदर आइए ना प्लीज। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अरे रे, ये क्या, विभूति नारायण की तो पसंद ही बदल गई है। कल तक जो अंगूरी भाभी के पीछे पीछे घुमा करता था, आज उसका दिल किसी पराई औरत पर कैसे आ गया। अब जरा गौर से देखिए, ये औरत नहीं आदमी है जो यहाँ पर साड़ी पहनकर आया है। अब वो क्या है ना, विभूति नारायण कुछ नया ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। अब उनके इस ड्रामे को देखकर तिवारी जी को मौका मिल गया है, इसीलिए तो उन्होंने मिश्रा जी का एमएमएस बना लिया है। और ये एमएमएस अब उन्होंने अनीता भाभी को दिखा दिया है। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये विभूति जी आपके क्या गुल खिला रहे हैं, जरा देखिए भाभी। भाभी जी, बात जो है ना मात्र चुंबन तक नहीं है बल्कि गठबंधन तक पहुंच चुकी है भाभी जी। इस लड़की का खून पी जाऊंगी। अरे भाभी जी, लाइए लाइए, इस बेचारी का खून पीने से कुछ नहीं होगा। खून पीना है ना तो विभूति जी का पीजिए, जो आपकी गृहस्थी की डबल डेकर चला रहे हैं। थू है थू। अब भाई तिवारी जी, आप काम तो सही करने जाते हैं, लेकिन क्या है ना, ये काम ही उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आप अंगूरी भाभी से खूब सारा प्यार जताते हैं, तो उधर अनीता भाभी को उनके ही पति के खिलाफ भड़काते हैं। हम ना आपको अच्छा सा चाय बनाकर पिलाते हैं। सुनो, चाय में ना चीनी मत डालना, सिर्फ अपनी ऐसे उंगली घुमा भर देना, चाय खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। अब आपको हम आगे क्या बताएं, क्योंकि यहाँ पर विभूति नारायण मिश्रा के पास एक राज है, और ये राज क्या है इसका खुलासा 2-3 एपिसोड बाद हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि विभूति नारायण का टाका इन दिनों जिससे भिड़ा है ना, वो कौन है। अरे भाई, वो आपके पहचान वाला ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दिल भी ना कमाल की चीज होती है। एक्चुअली दिल नहीं, इंसान की ईगो कमाल की होती है। वो क्या है ना कि दिल की बात को जुबान तक आने ही नहीं देती, और इसीलिए लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, जैसे कि सिद्धि और शिवा के बीच में हो रही है। न जाने कब इनका बावरा दिल मिल पाएगा। बच्चे जिस छोटी छोटी बंदूक से खेलते हैं ना, उसी बंदूक से ये दोनों मोहतरमाएं जोगी और माही पर निशाना साधने पहुंची हैं। अरे भाई, इस बंदूक से जो गोली निकलेगी ना, उससे तो एक कॉकरोच भी नहीं मरेगा, तो आप इससे किसी की जान कैसे ले सकती हैं। और वो भी उस वक्त जब माही अपने दिल की बात जोगी को बताने वाली है। अब जोगी माही की दोस्ती तो एकदम पक्की थी, लेकिन जोगी ने जब माही से शादी कर ली, तब माही के दिल में जोगी के लिए कड़वाहट आ गई थी। लेकिन अब माही समझ गई है कि जोगी कैसा है। माही के दिल में अब जोगी के लिए प्यार बस गया है, लेकिन अब लगता है अपने प्यार का इजहार करने से पहले ये गोली खानी पड़ेगी माही या फिर जोगी को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारे संदीप पंड्या जो मुंबई में है और जहां झमाझम बरसात हो रही है, तो दूसरी तरफ है बीकानेर जहां इनका स्टोर है, मेरा मतलब है पंड्या स्टोर, जहां पर बरसात हो रही है पत्थरों की। वो क्या है ना कि अर्थक्वेक आ गया है, एक तरफ बरसात तो दूसरी तरफ अर्थक्वेक। बेचारे पंड्या जी हर जगह फंसते हैं।
कहीं माता रानी का इशारा तो नहीं है? मुंबई में एक और भारी बरसात शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीकानेर के मंदिर में तूफान आ गया है। मुंबई में पानी बरस रहा है तो बीकानेर में पत्थर बरस रहे हैं। आखिर भगवान की ये कैसी लीला है? अब भगवान जो करते हैं वो एकदम सही करते हैं। बुरे वक्त में ही तो समझ में आता है कौन अपना है कौन पराया। रावी और शिवा जो एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे, लेकिन आज देखिए मुसीबत की इस घड़ी में कैसे इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद देव और ऋषिता, रावी और शिवा और साथ में क्रिश ये सभी गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इधर तो कुछ और ही हो जाएगा। खैर अब बरसात आए, आंधी आए या तूफान आए, लेकिन शिवा को तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी रावी है ना, भला उसके होते कुछ हो ही नहीं सकता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वो लड़खड़ाता हुआ अंदाज, और उस जमाने में ना रोमांस करने में भी एक नज़ाकत हुआ करती थी। जी हाँ, थोड़ा इठलाते, बल खाते, शर्माते हुए। वैसे रोमांस तो हो रहा है इमली और आदित्य के बीच में भी, और लड़खड़ा गई है बेचारी मालिनी इन दोनों को साथ देकर। लेकिन चिंता मत कीजिए, मालिनी को संभालने वाले की भी एंट्री हो चुकी है। मालिनी ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। आखिर उसके कदम लड़खड़ाए भी क्यों ना, क्योंकि कमरे में आदित्य और इमली रोमांस जो कर रहे थे। कितना भी हो, आदित्य से मालिनी प्यार तो करती ही है। खैर अब उसने अपने दिल से ये सब निकाल दिया है। जब आदित्य और इमली के बीच प्यार का नजारा उसने देखा तो इधर वो लड़खड़ाई तो उधर वो गिरी। देखिए जरा किसकी बाहों में। इन जनाब का नाम कुणाल चौहान है, जो मालिनी की जिंदगी में प्यार लेकर आने वाले हैं, ऐसा हमने सुना है। आपको मुझसे टकराने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अब कुणाल बाबू अभी अभी मुलाकात हुई है और इतनी छोटी मुलाकात में आप तो सीधे गले पड़ गए। खैर कोई नहीं, मालिनी वैसे अभी आपके लिए नहीं है। माना कि आप इंसानियत के खातिर मालिनी की मदद कर रही हैं, लेकिन भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके गले ही पड़ जाएं। खैर अभी कहानी आगे बढ़ेगी। इमली और आदित्य के प्यार के अलावा मालिनी भी कहेगी कि उसे भी प्यार है कुणाल से, यानी कि एक रिश्ता झूठ की बुनियाद पे होगा तो दूसरे रिश्ते को इसी झूठ से फायदा होगा।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और लीजिए, जस्ट मैरिड की गाड़ी में होकर सवार निकल पड़ी है काव्या और वनराज की सवारी। यूं तो सीरियल में दिखाया जा रहा है कि ये अहमदाबाद लौट रहे हैं, लेकिन दरअसल ये गाड़ी कर रही है रुख मुंबई का। वो क्या है ना कि सीरियल्स की शूटिंग अब फिर से मुंबई में शुरू हो गई है, यानी कि घर लौट रहे हैं परदेसी। शादी के बाद पहली बार हम घर जा रहे हैं, शान से जाएंगे ना। कम, लेट्स गो। जस्ट मैरिड। वाओ वी, दिस इज सो प्रिटी ना। भला ये किसी को बताने की जरूरत क्यों पड़ती है काव्या? यहाँ पर आपके साथ जो जो रहता है ना, वो सब जानता है कि आपकी और वनराज की अभी अभी शादी हुई है। आप लोग सब इतने शॉक्ड क्यों हैं? अरे शादी के बाद हम पहली बार अपने घर जा रहे हैं, शान से जाएंगे। आप हमेशा अपनी अभी अभी हुई इस शादी की नुमाइश क्यों करना चाहती हैं? अनुपमा जिसकी वजह से आप आज वनराज के पास खड़ी हैं, उसी अनुपमा को क्यों अपने बातों से जलाना चाहती हैं? क्यों नहीं? ये हमने शादी की है, कोई चोरी या मर्डर नहीं किया कि हम लोगों से छुपाते फिरेंगे। एंड यू नो व्हाट, हमारी शादी से ना बहुत कुछ बदल जाएगा। जो लोग हमें ताने देते थे, हमारे पीठ पीछे बातें करते थे ना, उन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे। खैर, अनुपमा की जगह तो आप कभी नहीं ले सकती, न घर वालों के दिल में न वनराज के दिल में। इसीलिए तो हमेशा वनराज को ऐसे पकड़ के रखती हैं जैसे मानो वो कहीं भाग जाएंगे। अब आप सबको बता दें कि अनुपमा की टीम की ये आउटडोर शूटिंग खत्म हो चुकी है। कल से ये अपने सेट पर शूट करेंगे। इसीलिए तो अब ये दिखाया जा रहा है कि अहमदाबाद ये अपने घर लौट रही हैं। अच्छी तरह से उसने गाड़ी सजाई है, जैसे जस्ट मैरिड का बोर्ड लगाकर सब डेकोरेशन करके। और उसी समय हम भी जा रहे हैं अहमदाबाद, क्योंकि अब हमारी बहू अनुपमा, एक्स बहू ठीक हो गई है, तो हम अहमदाबाद जा रहे हैं। और उसने खास अपने लिए ये गाड़ी सजाई है ताकि हमें थोड़ा दिखा सके कि देखो मैं भी दुल्हन हूँ और आ रही हूँ आपके साथ आपके घर। जिस गाड़ी में वनराज और काव्या बैठेंगे, उस गाड़ी पर जस्ट मैरिड का बोर्ड लगाया गया है। इसी बात से इतरा रही है काव्या। आप लोग तो सब सीधा घर ही आ रहे हैं, अनुपमा से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अनुपमा, you take care, stay safe and be happy, okay? या वो एक्साइटमेंट होता है जब आपकी कोई उम्र ऐसी होती है। अब वो तो अंकल आंटी की उम्र में शादी हो रही है। मैं बार बार ये डायलॉग देती हूँ कि अंकल आंटी की उम्र में आपकी शादी हो रही है, तो फिर इतनी सारा दिखावा क्यों? काव्या को यूँ देखकर आज वनराज भी बहुत पछता रहा होगा। उसे लग रहा होगा कि उसकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती है कि काव्या से उसने शादी कर ली। खैर, हम तो आपको पहले से ही बता रहे थे कि आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास खबर पर। पति दर्श ने नंदिनी के बालों में एक गुलाब का फूल लगाया है।
क्या फर्क पड़ता है फूल उल्टा लगाया हो या सीधा। फर्क तो इससे पड़ता है कि फूल सही जगह यानी कि नंदिनी के बालों में लगा है। नंदिनी के लिए तो यही काफी है, लेकिन दर्श थोड़ा सा हटकर है। उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि उसकी पत्नी थोड़ी सी भी अलग लगे, लोग उसका मजाक उड़ाएं। लेकिन भाई दर्श, अभी तक क्या आप नंदिनी को इतना ही जान पाए हैं? उसे तो खुशी है कि आपने उसके बालों में फूल लगाया है। देखो वैसे भी मैं बहुत इरिटेटेड हूँ जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारे बालों में तुम उल्टा फूल लगा के घूम रही हो। मैं फूल सीधा लगाऊंगा उनका, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी वाइफ कैसे ड्रेसअप करती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपकी सीक्रेट होगी। हाँ, तो दर्श ने ऐसे फूल उल्टा लगा लिया, तो लेकिन नंदिनी को तो पसंद है वो, तो नंदिनी वैसे उल्टा फूल लगा के घूम रही है, पर दर्श इससे बहुत इरिटेट हो रहा है कि क्यों अपना मजाक बना रही हो, ये वो, मुझे सिंपैथी मत दिखाओ। तो उसमें उनकी नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स नंदिनी सिंपैथी ना दिखाती थी और वो उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो भी है तो वो ऐसे बढ़ते वो लड़ाई में बढ़ जाती है। इसी बात को लेकर दोनों में नोक झोंक चल रही है। अब इनकी नोक झोंक देखकर मम्मी पापा भी आ गए और ये देखिए नोक झोंक छुड़ाने की बजाय ये दोनों ही शुरू हो गए। एज अ हस्बैंड दर्श को पूरा अधिकार है अपना ओपिनियन। पर उसका ओपिनियन मांगा है किसी ने? कल से मैं भी उल्टा फूल लगा दूँ। हाँ लगा कर देखो, मैं अपने साथ कहीं भी नहीं ले जाऊँगा। ऐसे डोमिनेटिंग आदमी के साथ जाना कौन चाहता है? अब दर्श नंदिनी मम्मी पापा तो आप दोनों को करीब लाना चाहते हैं, लेकिन आपके छोटे भाई साहब को जरा देखिए, वो तो बात को बिगाड़ना चाहते हैं। नंदिनी और आप दोनों का रिश्ता बनते नहीं देख सकते। पता नहीं, दिमाग में वही है, प्यार में जैसे लोग अंधे हो जाते हैं वैसे ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है। और मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरा प्यार छिन गया उस तरह मेरे भाई का भी प्यार छिन जाए। अब जैसे दर्श और नंदिनी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, जल्द से जल्द शौविक और दर्श के बीच भी सब ठीक हो जाए। शौविक के मन में जो गलतफहमी घर कर गई है ना, वो हमें पूरा यकीन है कि नंदिनी ही दूर करेगी। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। वैसे मानना पड़ेगा उस दौर में बालों में फूल लगाने का ना बहुत चलन था और सही मायने में यही असली श्रृंगार हुआ करता था उस वक्त की महिलाओं का। वैसे फूल तो आज भी चार चांद लगा देते हैं किसी के भी लुक में। अब देख लीजिए, आपकी नजरों ने में जो हमारे दर्श है ना, उन्होंने भी नंदिनी के बालों में फूल लगाया है। तो क्या हुआ अगर उल्टा लगा है? भाई नंदिनी इसी बात से खुश है कि उनके पतिदेव ने उनके जुल्फों में बढ़कर फूल लगा दिया। सास ससुर की ये शादी की 30वीं सालगिरह है, तो भाई ऐसे में जश्न तो होना ही था। और वैसे भी दर्श की शादी के बाद इन्हें मौका कहाँ मिला बड़ा सेलिब्रेशन करने का। सो लीजिए, आज ये सब मस्ती के मूड में है और यहाँ पर जमकर पार्टी होगी, साथ में नाच गाना भी होगा। सफेद रंग के कपड़ों में देखकर आप ये समझ गए होंगे कि पार्टी की थीम वाइट है।
दर्श के मन की नजरों से आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर वो देख नहीं सकता इससे क्या फर्क पड़ता है, नंदिनी को तो वो अपने मन की आंखों से देखता है और नंदिनी भी ये बात अच्छे से जानती है। मानना पड़ेगा परिवार का जोश भी आज एकदम हाई है। खैर इनकी जिंदगी में बहुत दिनों बाद खुशियाँ लौटी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी खुशियाँ यूं ही चलती रहे और शौविक भी बहुत जल्द इन सभी खुशियों में शामिल हो जाए। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपने सोचा है कि 1970 की ये कहानियां अगर आज के दौर में खासकर सोशल मीडिया पर रिवैम्प करके दिखाई जाए तो कैसी दिखेंगी? सोचने वाली बात है। वैसे अब सोचने नहीं, देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है। वो क्या है कि फैमिली मैन में श्रीकांत के राइट हैंड मैन जेके से मुलाकात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बिना इनके श्रीकांत तो कोई काम कर नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं फैमिली मैन 2 की। बहुत ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कह सकते हैं, बिकॉज हर बार ये होता है कि सेकंड सीजन आ रहा है, प्रेशर ज्यादा होता है टीम पर वो चीज प्रूफ करने का कि हमने जो पहले दे दिया उससे बेहतर करना है। तो कैसा लग रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स क्या एक्सपेक्टेड था? रिस्पॉन्स हमने ये तो डेफिनेटली था कि जिसने पहला सीजन देखा है वो तो सेकंड सीजन देखने जरूर आने वाला है। और फर्स्ट सीजन लोगों ने काफी एक बड़ी ऑडियंस थी उसकी, लेकिन अब मुझे इस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ना फर्स्ट और सेकंड सीजन दोनों बिंज वॉच किया, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट नहीं भी देखा था वो फर्स्ट भी देख रहे हैं, सेकंड भी देख रहे हैं, और वो एक अलग किस्म का पागलपन, मतलब पूरा दिन वो सिर्फ फैमिली मैन बैठ के देखते हैं। मुझे कुछ लोग जो है अभी 4 दिन हुए और किसी ने 4 बार देख चुका है ऑलरेडी एक कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब हम 4 बार खत्म कर चुके हैं जब से आया है। वो रात को 8 बजे से लग गए थे। तो सिर्फ फैमिली मैन उनकी लोगों की दुनिया में इस वक्त जिंदगी में चल रहा है, और ऐसा क्रेज तो बिल्कुल नहीं सोचा था और ऐसा पागलपन बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इस लेवल पर जाएगा। मेरा फोन मतलब जैसी मैं कि सोशल अपने मीडिया हैंडल्स पे जाता हूँ तो वो एकदम उसके नोटिफिकेशंस रुकते नहीं है, भड़बड़ 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 ऐसे मतलब बम्बार्डमेंट हो रहा है। और मैं वो चाहता था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं बहुत खुश हूँ वो देख के, और मतलब इसी चीज का इंतजार था, और वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स हु आर सेंडिंग सच ब्यूटीफुल मैसेजेस। सब पढ़ नहीं पा रहे हैं या सबको जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन मैं देख सब रहा हूँ और थोड़ी धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा सबको जवाब भी दूं। लेकिन बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया टू एवरीबडी हु इज शावरिंग सो मच ऑफ लव ऑन फैमिली मैन। जेके और श्रीकांत की दोस्ती तो हमने देख ही ली सीरीज में, पर मैं ये जानना चाहती थी शारिब और मनोज सर की दोस्ती ऑफ स्क्रीन कैसी थी, और साथ ही साथ टीम के साथ भी। मैंने आपके कई पोस्ट देखे, प्रियामणि जी के साथ भी देखे हैं पोस्ट, और अब तो आपके पास एक न्यू एंट्री भी आई थी समांथा जी, तो मैं उनके साथ का आपका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड जानना चाहती हूँ। जेके और श्रीकांत की जो बॉन्ड है वो तो मनोज सर के साथ में मेरा एक बहुत स्पेशल ऑफ स्क्रीन बॉन्ड है, और मैं वो मतलब एक वो जेके श्रीकांत से अलग है। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो सब कुछ है मेरे लिए। मतलब मैं बहुत मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे उनका साथ मिला ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। और मैं अगर सिर्फ एक लाइन में कहूँ, मनोज सर के साथ काम करके मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। ओह माय गॉड। तो मतलब वैसा प्यारा हमारा बॉन्ड है। और प्रियामणि हमारी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी जमती है प्रिया के साथ में। मैं मतलब 1 2 3 4 जो डांस उन्होंने किया था चेन्नई एक्सप्रेस में, मैं तो तब से फैन था उनका। फिर बाद में और उनकी कुछ तमिल फिल्में देखी और उनका परफॉर्मेंस देखा। शी इज अ नेशनल अवार्ड विनर। इतनी कमाल एक्ट्रेस हैं और उतनी ही प्यारी इंसान है, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। उनके पति से मेरी बहुत अच्छी बनती है, प्रिया के मुस्तफ़ा। तो वो एक बहुत प्यारी फैमिली है हमारी।
और समांता के साथ में बहुत ज्यादा सीन्स नहीं थे हमारे मेरे, लेकिन जितना भी वक्त हमने साथ में बिताया बहुत मजेदार, बहुत ही प्यारी और बहुत ही एक हैसल फ्री को एक्टर है, जो हर को एक्टर मतलब उम्मीद करता है कि यार ऐसा को एक्टर हो, वैसी को एक्टर है। और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। और मेरी एक तो मतलब हमारा फैमिली मैन का जो मेन जो बॉन्ड है, हमारा जो मेन फैमिली जो बनी है, वो श्रेया धनवंतरी है, सनी हिंदुजा है और शहाब अली है और अरित्रो बैनर्जी। हम ये हमारी जो एक बार हमारा जो ग्रुप बना ना, ये फैमिली हमारी जो बनी, तो फिर अब तक हम टच में रहते हैं। कुछ 2-3 साल हो गए होंगे हमको मिले हुए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है फिल्म होती है आदमी कट लेता है कि हाँ अगले हफ्ते मिलते हैं। बात शुरू होने से पहले ही 1 हफ्ते का गैप तो आपने पहले ही ले लिया कि हाँ ठीक है नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अब वो नेक्स्ट वीक कभी आता नहीं है, वो हमेशा नेक्स्ट वीक करके सालों गुजर जाते हैं। लेकिन हमने अभी भी हम लोग टच में रहते हैं, अभी भी बात करते हैं। और अब क्योंकि लॉकडाउन है तो हम वीडियो चैट करते हैं और एक दूसरे की खैर खबर लेते रहते हैं। और अगर बॉम्बे में होते हैं तो हम हफ्ते में 2 बार कम से कम मिलना होता ही होता है। तो ऐसी हमारी मतलब बॉन्डिंग है। इज योर इंटरनेट ओके? आई एम सॉरी, क्योंकि वो बीच में अटका था। हाँ अब प्रॉपर है, क्यों बीच में ना अटक गया था। हाँ कौन से पॉइंट पे अटका था? मेरा डायलॉग आंसर पूरा हो गया। लास्ट का जो आपका था ना, उसमें आपका वीडियो अटक गया था। एंड तो ये हमारी जो मतलब बॉन्डिंग है ना, श्रेया धनवंतरी के साथ में, सनी हिंदुजा के साथ, शहाब अली, अरित्रो बैनर्जी, और ये हम जो है मतलब एकदम ही थिक गहरे दोस्त हो गए हैं सारे। मैं ये पूछना चाहती थी, फैमिली मैन 2 अभी ही खत्म हुआ है, अभी मतलब अभी आई थी, और अभी फैमिली मैन 3 की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये हमारी जो मतलब बॉन्डिंग है ना, श्रेया धनवंतरी के साथ में, सनी हिंदुजा के साथ, शहाब अली, अरित्रो बैनर्जी, और ये हम जो है मतलब एकदम ही थिक गहरे दोस्त हो गए हैं सारे। मैं ये पूछना चाहती थी, फैमिली मैन 2 अभी ही खत्म हुआ है, अभी मतलब अभी आई थी, और अभी फैमिली मैन 3 की बातें ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है कि फैमिली मैन 3 आने वाली है। बट उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि वो कुछ चाइनीज वॉरफेयर से रिलेटेड होगा। क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है, एंड क्या आप उसका हिस्सा होने वाले हैं? हिस्सा तो मैं बिल्कुल होऊंगा 3rd सीजन में। जेके एंड श्रीकांत को सब देखना चाहते हैं वापस साथ में। 100% जेके रहेगा, और क्या होगा वो मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर फैमिली मैन का सीजन 3 होगा तो मैं इंशाल्लाह जरूर रहूंगा। और लेकिन उसमें क्या होने वाला है, वो क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है या क्या मिशन होगा, वो अभी बहुत जल्दी है उसके बारे में डिस्कस करना, और मुझे खुद नहीं पता। तो मैं आपको क्या बताऊंगा। बात तो सही। मैंने एक्चुअली मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी थी, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ, अगर आपको कोई जानकारी हो तो हम तक पहुंच ही जानी चाहिए। अभी इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। जब रिलीज के आसपास फिर हम उसके बारे में ढेर सारी वार्तालाप करेंगे। जी श्योर। मैं ये तो हो गई फैमिली मैन की बात। अभी आपके करियर से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहती थी मैं। जी। पहले तो ये कि मैंने पढ़ा कि आपने इंडस्ट्री में कदम बहुत ही लेट रखा है, तो मैं ये पूछना चाहती थी, डू यू थिंक कि वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज प्रूफ हुआ कहीं ना कहीं? क्योंकि आजकल एक्टर्स बहुत ही यंग एज पे दे आर 17 टीन्स में ही अपना डेब्यू कर लेते हैं। वो ये आजकल की नहीं, ये तो हमेशा से ही बात, ये हमेशा का ही रहता है। आदमी जब कोई करियर चुनता है तो यंग एज में ही करियर चुनता है, और आदमी 19-20 की उम्र से वो उस चीज के ऊपर लग जाता है, 20 साल की उम्र से या 22 साल की उम्र से। मैंने 32-33 साल की उम्र में मैंने डिसीजन लिया, जो कि बहुत मेरे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि तब मेरी शादी भी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हो चुका था। उसके बाद मतलब अपना एक बनाया करियर छोड़ के आप एक नई चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करना, तो बहुत सारी दिक्कतें पेश आई, उसमें बहुत तकलीफें मैंने झेली, बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। लेकिन थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स,
वो मुश्किल दौर में मतलब पार कर पाया। वरना यस, डिसएडवांटेज तो था ही वो, क्योंकि उम्र बीतती जा रही है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, वो भी निभानी है। बट उन सबको साथ में लेकर चलते 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 मेरी कमर टूट गई थी। बट ऊपर वाले ने साथ दिया और फिर अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज दी, जैसे फिल्मिस्तान, जब तक है जान, फिर अब फैमिली मैन, असुर, स्कैम, दरबान। तो मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल। मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ। मतलब बहुत लोगों को मतलब ये नसीब होता है, तो मैं अपने आप को, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ और ऊपर वाले को शुक्रिया करता हूँ रोज। आपने जैसे कि कहा, आपने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं पूछना चाहती थी, मैंने रीड किया था कहीं तो कि एक टाइम था जब आप कर्ज में डूबे हुए थे एंड यू नो योर वाइफ हेल्प्ड यू आउट ऑफ दैट। तो मैं पूछना चाहती थी, क्या तभी आपको ये लगा कि यार मैंने ये जो डिसीजन लिया है एक्टिंग में इतने देर से कदम रखने का, क्या वो गलत तो नहीं साबित हो रहा, वो मुझ पर उल्टा तो नहीं पड़ रहा? ये मैंने बिल्कुल, सवाल तो ये सामने क्रॉस होता ही होता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ उसको बहुत जल्दी दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि एक बार मुझसे मेरी वाइफ ने बोला था कि जब हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे कि नेवर रिग्रेट द डिसीजन यू मेड। हाँ, तो जब हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब मेरी वाइफ ने बोला था कि अब जो डिसीजन लिया है, नौकरी छोड़ के ये सब करना और फिर एक्टिंग को परस्यू करना, अपने ड्रीम को फॉलो करना, इस डिसीजन को कभी रिग्रेट मत करना, क्योंकि अगर रिग्रेट करोगे तो फिर जो इतनी मेहनत की है वो पूरी मतलब ऐसा होगा कि वो किसी चीज के लिए थी नहीं, मतलब वो सब जाया चली जाएगी। और मैं उस चीज को सही में मानता हूँ, क्योंकि जो भी डिसीजन था वो मेरा था, और कम से कम मैं अगर कामयाब नहीं होता तो ऊपर वाले ने साथ दिया और जो भी लेवल पे कामयाबी मिली और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर कामयाब नहीं भी होता तो कम से कम मुझे इस चीज का वो पछतावा नहीं होता कि यार मैंने कोशिश भी नहीं की, मैंने कोशिश करने के बाद हारा, ये मुझे मंजूर होता बनिस्बत इसके कि मैंने कोशिश की ही नहीं। तो कम से कम मैं मैदान में तो उतरा, मैंने जंग लड़ी तो सही, मतलब बिना जंग लड़े मैं भागा नहीं। मैं ये भी पूछना चाहती थी कि यू नो एक टाइम होता है एक्टर्स के लाइफ में, रिजेक्शंस एक पार्ट होता है, हर एक्टर को कहीं ना कहीं रिजेक्शंस फेस करना ही होता है। तो आपने भी मैं किए होंगे, मैंने पढ़ा भी था और आपने भी कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं वो मामले में, पर आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं यार कि मेरे को गिव अप वाला फीलिंग आया कहीं कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए जब आपका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ हो? तो गिव अप करने की चीजें आती हैं दिमाग में बहुत बार, क्योंकि रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेना ना बहुत, तो उसके लिए बहुत करेज, बहुत हिम्मत चाहिए। और वो ये हम लोगों को ना बहुत मोटी चमड़ी बना देता है, ये इतने सारे रिजेक्शंस जो हम झेलते हैं ना डेली बेसिस पे। हम लोगों को 4 जगहों से मतलब नो 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 नो, और दिन गुजरते जा रहे हैं और नो 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 नो, सब तरफ से बस वो नो ही आता है। और उसको पॉजिटिविटी में तब्दील करना मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और बहुत मोटी चमड़ी चाहिए। तो वो हमें मजबूत बना देता है एक्चुअली। मेरे लिए तो ये जो रिजेक्शन है वो उससे वो जितना मुझे मतलब उदास करता है, उतना ही ज्यादा वो मुझे और ज्यादा कोशिश करने की और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा क्या कहेंगे जोश में मतलब आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। मैं ये भी पूछना चाहती थी शारिफ कि कहीं ना इंडस्ट्री में एक हीरो को लेकर एक परसेप्शन बना लिया गया है कि हीरो होगा तो इसी टाइप का होगा, यही उसका एक लुक्स वाइज, एक ऑरा वाइज एंड एवरीथिंग। तो क्या, बुरा मत मानिएगा, बट क्या आपको कभी कोई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने रिजेक्ट किया होगा कि यू आर नॉट फिट इन दिस शूज, यू आर नॉट अ कन्वेंशनल हीरो मटेरियल जो कहा जाता है इंडस्ट्री में कि ये हीरो मटेरियल? जैसे कि अगर मुझे ले लिया जाए, मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं, अगर मुझे कल अगर ऑडिशन करना होगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर यही सवाल आएगा कि यार तुम पहले वेट कम कर लो, बाद में आना।
वो वाला चीज आ जाएगा। तो क्या आपने कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा फेस किया हो जिसकी वजह से आपको, क्योंकि टैलेंट तो भरपूर है आप में, बट वो एक छोटी सी चीज होती है ना जो कहीं ना कहीं हर्ट कर जाए, या ऐसा कुछ जिसकी वजह से आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़े हो? देखिए, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज है। मैंने अपना गोल बनाया ही नहीं, तो मुझे बुरा लगने की बात ही नहीं है। मुझे पता है मैं वरुण धवन के जैसे डांस कर नहीं सकता, मैं उसके जैसा टाइगर श्रॉफ की तरह एक्शन कर नहीं सकता, ना मैं उनके जितना गुड लुकिंग हूँ। तो वो वाले रोल में कोई पागल ही होगा जो मुझे ऑडिशन के लिए भी बुलाएगा और उसके बाद में रिजेक्ट करेगा। तो वो जर्नी होती ही नहीं है। मुझे तो और आज की डेट में अब लोग धीरे धीरे कम से कम वो जो सेट रूल्स जो हैं वो भी ब्रेक हो रहे हैं। अब नवाज भाई को आप देख सकते हैं मेन लीड में, मनोज आप देख सकते हैं मेन लीड में, और के मेनन सर हैं, और कितने बहुत अच्छे मतलब दे आर ऑल लेजेंडरी एक्टर्स। पंकज त्रिपाठी जी लीड रोल्स कर रहे हैं, और तो अब वो कैरेक्टर कहानी को आगे बढ़ा, कैरेक्टर जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है। अब वो जरूरी नहीं कि हमेशा वो गुड लुकिंग 6 फुट का गोरा चिट्टा और खूबसूरत फीचर्स वाला ही होगा। तो अभी हमें किरदार को देखना होता है, और जिस किरदार में जो चेहरा फिट होता है उसे वो किरदार मिल जाता है। तो मुझे उससे कोई गिला नहीं है, और ये बात भी मैं मानता हूँ कि आप कितने भी मतलब हाथ पैर मार लें, आपको काम वही मिलेगा जो आपके अपीयरेंस के हिसाब से आपके साथ में आपके जाएगा। तो उसमें कोई उस चीज को लेके कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मैं बदल नहीं सकता। तो उसके बारे में मतलब वो कुछ फायदा नहीं है। मैंने अगर पायलट की ट्रेनिंग ली है और मैं बोलूँ यार मुझे ट्रेन चलानी नहीं आती यार, और मुझे बहुत अफसोस है कोई मुझे ट्रेन चलाने नहीं दे रहा है, तो लेकिन मैंने कोर्स तो पायलट का किया है, तो मैं प्लेन चलाऊंगा, मैं ट्रेन कोई मुझे क्यों चलाने को देगा। जी, दो अलग चीजें हैं कंप्लीट। जी, मैं ये भी पूछना चाहती थी, आपकी एक बड़ी मजेदार फिल्म आई थी फिल्मिस्तान, जहां पर आप वो पहला, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो आपका पहला लीड रोल था। जी हाँ। उसके बाद से हम आपको सपोर्टिंग किरदार में कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि वो एक लीड के बाद, जबकि वो क्रिटिकली काफी अक्लेम हुई थी, काफी लोगों ने उसे सराहा था, तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको कभी लीड रोल्स उसके बाद ऑफर नहीं किए गए? ऐसा आपको लगता है कि कुछ बैकड्रॉप था जिसकी वजह से शायद नहीं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर के हिसाब से आज कहानी के अंदर लोगों की कास्टिंग होती है, और फिल्मिस्तान के बाद में मतलब आई डिड सम 5 or 6 फिल्म्स इन द लीड, जिसमें से 1-2 अटक गई, बट पुल्लू रिलीज हुई, माय क्लाइंट्स वाइफ जिसमें मेरा मेन लीड था वो रिलीज हुई, दरबान जिसमें मैं मेन लीड में हूँ वो भी रिलीज हुई। ये तीनों फिल्में तो मतलब पब्लिक डोमेन में भी हैं, जो आप देख भी सकते हैं, और तीनों में मैंने मेन लीड किया है। मैं अभी और एक मेन लीड करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे मेन लीड ऑफर नहीं हुई है, और कुछ चीजें रिलीज होने में टाइम लग गई, कुछ बीच में अटक कर बंद हो गई, और मुझे ऐसा नहीं था कि यार मैं करूंगा तो सिर्फ मेन लीड ही करूंगा। मैंने तो एक सीन वाला रोल भी किया है स्कैम में जी। और मुझे जो अप्रिसिएशन उस एक सीन के लिए मिला है वो लोगों को लीड करने पे भी नहीं मिलता। नहीं, मैं मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो लेंथ है वो मैं बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप कर क्या रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आदमी का बस चले तो हर फिल्म में वो खुद को मेन लीड नहीं कास्ट करेगा, लेकिन हर चीज़ आपके बस में होती नहीं है। और मुझे तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक अच्छी कास्ट के साथ में होता हूँ और एक एंसेम्बल पूरा होता है, और अगर मुझे एक सीन के लिए भी बुलाए मगर वो बहुत अच्छा सीन हो, इम्पैक्टफुल हो, और उसका कहानी में एक बहुत इम्पोर्टेंस हो और महत्व रखता हो अगर वो कहानी में, तो मुझे वो एक सीन करने के लिए भी कोई ऐतराज नहीं है, ना आगे कभी होगा। मैं ये भी पूछना चाहती थी, मैंने पढ़ा था कि आपके फादर वाज अ फिल्म जर्नलिस्ट, या तो क्या उनका मीडिया और फिल्म बैकग्राउंड से रहना आपके लिए थोड़ा इजी हो गया? आपका इंडस्ट्री में कदम रखना थोड़ा आपके लिए इजी था?
या फिर मैं- क्योंकि कहा जाता है ना आउटसाइडर के लिए बहुत मुश्किलें हैं, इसीलिए तो हमारी इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट हमेशा चलता रहता है इंडस्ट्री में। होता ही, मेरे डैड का इंतकाल हुआ 2000 में और मैंने मतलब 2008 एंड में मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। तो मैं मतलब उनकी मैं काश मैं उनकी मदद ले सकता लेकिन मैंने वो मौका मेरे हाथ में आया ही नहीं कि मैं उनकी मदद ले पाता। और जब वो थे तब भी मैंने उनसे हेल्प नहीं ली। जब मैंने एक फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया 1998 में, मेरा पहला काम था हम तुम पे मरते हैं, गोविंदा जी और उर्मिला जी की एक फिल्म थी। उसमें मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने मुझे, वो राजुल मिश्रा जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया डायरेक्टर से और मुझे वो जॉब मिला। तो मेरे डैड भी अगर कहीं, मैं उनके साथ में जाया करता था मूवी पार्टीज में और उनके साथ में कहीं, तो अपने दोस्तों को बड़े गर्व से बोलते थे कि ये एक फिल्म में असिस्ट कर रहा है और ना मेरे से इसने कोई सिफारिश मांगी, ना मेरे से इसने कोई किसी से इंट्रोडक्शन करने के लिए कहा। जबकि मेरे डैड अपने ज़माने के बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट थे और बहुत जाने माने रिस्पेक्टेड पत्रकार थे। और आज भी जब मैं किसी से बात करता हूँ और जब वो बोलते हैं कि मैं, तो वो थोड़े और खुश हो जाते हैं कि अरे आप जौहर साहब के बेटे हो, तो वो एक अलग रिस्पेक्ट फिर देते हैं मुझे। तो वो तो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा मुझे ये नहीं कि मैं उनकी सिफारिश मैंने कभी ना उनसे मांगी, ना मैंने उम्मीद की, और मैंने जो भी किया है अपने दम पर किया है। लेकिन उसी के साथ मैं बहुत गर्व है मुझे कि मैं उनका बेटा हूँ और जो उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी, मैं ये भी पूछना चाहती थी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, हम सब देखते हैं, तो कभी एक पॉइंट आता है कि आपको वो सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार ये मुझसे होगा नहीं होगा, और उससे आप अगर हुआ है कभी आपके लाइफ में ये, तो आप उससे उभरे कैसे हैं? उससे उभरने का होगा नहीं होगा वाला जो चीज आता है, तो उस वक्त आपका साथ अगर जो आपके आसपास लोग हैं ना, वही आपको उस चीज से बाहर निकाल पाते हैं। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द भी अगर नेगेटिविटी होगी तो फिर आप हार जाते हो। बट मुझे नसीब से और खुशकिस्मती से मुझे बहुत सपोर्टिव दोस्त मिले, सपोर्टिव फैमिली मिली, और उन्होंने हमेशा जब भी मैं डाउन हुआ उन्होंने मुझे एनकरेज किया है और हमेशा मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, और हर तरीके से मदद की है, ना सिर्फ इमोशनली मेंटली बट फाइनेंशियली ऑल्सो। मतलब मैं जब खत्म हो जाता था यार कि यार अब पैसे खत्म हो गए, सब हो गया, दोस्त से उधार ले लिया, सबके अभी निपटा रहा हूँ धीरे धीरे करके आपकी मोस्ट ऑफ द जर्नी आपने OTT प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारी वेब सीरीज की है, तो क्या ये बोल सकते हैं कि OTT gave you a boom to your career, it became your second innings? एब्सोल्युटली, ये तो मेरे लिए OTT ने मतलब मेरा करियर रिवाइव कर दिया। और जो फिल्मिस्तान के बाद में एक जो डल फेज था वो एकदम से क्या कहते हैं उसको, पूरा 360 डिग्री टर्न मारा मेरे करियर ने। और फैमिली मैन के बाद में असुर आया, असुर के बाद में स्कैम आया, फिर दरबान रिलीज हुई, और फिर अब सेकंड सीजन आया है जिसने मतलब छप्पर फाड़ दिया पूरा इतनी जर्नी थी आपकी, आपको ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एज यू सेड, आपने 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर किया था, तब जाकर आपने अपना पहला कदम रखा था उस टाइम पर। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years above now, 10 years to your career, 10 or 12 years if I'm not mistaken, 12 years to your career. So how do you see this journey? एक और चीज वैसे मैं बता दूं उस चीज के लिए, जब मैंने स्लम डॉग मिलियनेयर की थी तब मैं नौकरी करता था चैनल बी में, और मैंने तभी ये डिसाइड भी नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने वो 2 दिन की छुट्टी ली थी नौकरी में से और शूट करके वापस से अपने काम पे लग गया था। मुझे एक्टिंग करनी है फुल, मतलब मुझे एक्टिंग को अपनी रोजी रोटी बनानी है, ये डिसीजन मैंने लिया 2008 के आखिर में। और उसके बाद जो मैंने फिर मतलब ऑडिशन करने शुरू किए, ये नौकरी छोड़ी, तो 2009 से मैंने मतलब ऑडिशन देना शुरू किया, और 3 साल तक कुछ हुआ नहीं था।
उसके बाद मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि अब किससे पैसे लूं, वो भी कोई सबसे मैक्सिमम उधार मैं सबसे ले चुका था दोस्तों से। अब मुझे वापस से नौकरी करनी पड़ी थी। और उसके बाद 3-4 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया और उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया, और उसके बाद इमीडिएटली फिल्मिस्तान हुई, और इस तरीके से मैंने फिर से नौकरी छोड़ी। तो एक तरीके से मेरी जो पहली फिल्म है, जब मैंने एक्टिंग करने का मैंने जब वो किया, तय किया और मैंने उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाया, तो मेरी पहली फिल्म उस हिसाब से जब तक है जान है। हाँ, और जो कि 2012 में नवंबर में दिवाली में रिलीज हुई थी। तो वहां से अगर मैं एक तरीके से बोला जाए तो वैसे चीजें शुरू हुई थी। और हेलो तो हाँ, अब जर्नी जो है वो तो उसके बाद में भी बहुत उतार चढ़ाव वाली ही रही। ऐसा नहीं कि उसके बाद सब कुछ मतलब रोजी रोजी हो गया। बहुत सारी मुश्किलें, मुझे लगा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्मिस्तान के बाद में मुझे मतलब ऐसा दौर आएगा कि यार अब मैं क्या करूं आगे, पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी चीज मुझे नहीं लगा था कि फिल्मिस्तान के बाद होगी, बट हुई। और 2016 में मैं मतलब काफी वक्त क्या कहते हैं उसको, मुझे बिना काम के रहना पड़ा, जो कि मतलब 2017 में बहुत ही मतलब थोड़ा बैड फेज था वो। बट अब सब कुछ गुजर गया है, और पीछे पलट कर देखता हूँ तो खुशी होती है अभी, क्योंकि उन सबको मैंने पार किया है। बहुत बार अलग अलग किस्म की मुश्किलें आई, और अगर ऊपर वाले ने वो मुश्किलें मुझे दी तो उसको पार करने के लिए रास्ते भी बनाए। और मैं मतलब अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की मदद से उस मुश्किल दौर को पार किया है, और अब खुशी होती है। और अब मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में हूँ, बहुत अच्छे स्पेस में हूँ, करियर वाइज, माइंड वाइज, और जो किस्म के रोल्स मुझे मिल रहे हैं, जो अभी आगे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, उनको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और चाहूँगा कि आगे और चीज़ें और अच्छी मिलती जाएं। हेलो शारिफ, योर वीडियो इज स्टॉप। वीडियो आपने अभी मेंशन किया शारिफ कि आपने 2009 में कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया था एक्टिंग करने का एज अ प्रोफेशन। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि वो क्या वजह थी, वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने सोचा नहीं यार मुझे एक्टिंग ही करनी है, इसी अपना प्रोफेशन बनाना है? ये एक जैसे मैंने आपको कहा, मैं नौकरी कर रहा था और उसी में मैंने स्लम डॉग और एक और फिल्म है हालिद, जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था और मैं सेलेक्ट हो गया था, और वो नौकरी में रहते रहते मैंने फिल्में कर ली थी। उसी दौरान मुझे एक और फिल्म का ऑडिशन आया था, धोबी घाट, और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। उसमें प्रतीक के बड़े भाई का रोल करना था, और कुछ राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए थे उसके 3, और मुझे फिर फिल्म ऑफर की गई थी। किरण जी ने मुझे बुला के फिल्म ऑफर की थी, और कॉस्ट्यूम ट्रायल भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। बट फिर कुछ 15 दिन शूट के पहले उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा लुक वाइज हमारा कैरेक्टर के साथ में तेरा मैच नहीं हो रहा है, तो वो विल हैव टू यू नो लेट गो ऑफ यू, और नहीं हो पाएगा शायद इस बार। तो वो अपनी जगह पर सही होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि उनको पता है उनकी कहानी, उनका किरदार। लेकिन वो मेरे लिए वो बहुत जो चीज़ थी, वो मैं बहुत, मेरा दिल टूट गया था बहुत, और बहुत रोया था मैं उस दिन। और तब मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग को अपना मतलब ब्रेड एंड बटर बनाना है, और पता नहीं किसको, बट प्रूव करना है। क्या आप इतने सालों के बाद क्या ये कह सकते हैं आपने, अगर जिसको भी प्रूव करना हो, शायद वो खुद को प्रूव करना हो या किसी और को, क्या आपने वो प्रूव कर दिया है? क्या और भी बहुत चीज, आर यू सैटिस्फाइड एज एन एक्टर? सैटिस्फाइड तो कभी, अगर आदमी सैटिस्फाइड हो गया तो मर गया ना। सैटिस्फैक्शन तो मतलब खत्म हो जाता है, आदमी को खत्म कर देता है, तो वो तो कभी नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कभी सैटिस्फाइड हूँ। इनफैक्ट हम आज जो शूट करते हैं, और मैं जब कल वो देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये करना चाहिए था, यार वो करना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे कर देते तो और मजा आता।
तो हम ग्रो कर रहे हैं एवरी डे, एवरी मोमेंट वी आर ग्रोइंग, वी आर इवॉल्विंग। तो सेटिस्फैक्शन तो कंटेंट हूं मैं। अब मैं ऐसा नहीं कि मुझे मतलब मटेरियलिस्टिकली ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए या बहुत सारे ये चाहिए, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन या कंटेंट इस बात का है कि जो मैंने सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा, एक्टिंग को ब्रेड बटर बनाना है मुझे, वो मैं कर रहा हूँ। उस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब कंटेंट हूँ कि वो जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिखाया। अब वो एक्टिंग में मैंने क्या किया, क्या कर पाऊंगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने अपने डिसीजन को स्टिक करना और अपने ड्रीम को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सर पे कफन बांध के घर से निकलना पड़ता है। और मैं वो करने में कामयाब रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। और यस। लास्टली मुझे ये पूछना था, इतनी लॉन्ग जर्नी, इंस्पिरेशन कौन है शाहरुख के लिए? हु इज योर इंस्पिरेशन? हु डू यू एडमायर द मोस्ट? और ऐसे कोई एक इंस्पिरेशन नहीं रही लाइफ में मेरे वाकई, लेकिन इंस्पायर करने वाले भी मतलब जो है ना, मेरी फैमिली रही है, मेरे दोस्त रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। अदरवाइज और अगर सिर्फ एज एन एक्टर बात करें कि आपको किसका काम पसंद है या आपको किस एक्टर के परफॉर्मेंस को देख के मतलब वो मन करता है कि अरे यार ऐसा कुछ करना है, तो वो मेरा बचपन से मैं एक एक्टर का बहुत तगड़ा फैन रहा हूँ, कमल हासन साहब, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं उस तरीके से। इनफैक्ट जैसे अभी आपने बोला ना इंस्पायर कौन करता है, तो उनसे किसी ने पूछा था कि आप किसके फैन हैं, तो उन्होंने कहा था कि आई एम माई बिगेस्ट फैन, कमल हासन ने, क्योंकि मैं ही पहला इंसान हूँ जिसने आईने में देखकर बोला था कि भाई हाँ इस बंदे में कुछ बात है, ये कुछ कर सकता है। तो वो, और आपका भला आपसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता। तो आपको आपका फैन बनना पड़ेगा उसके लिए। जाते जाते फैंस को ये बता दीजिए आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, अगर आप थोड़ा सा स्कूप दे पाए तो उनके लिए भी काफी अच्छा होगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स एक मिशन मजनू है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और एक है धाकड़ विद कंगना रनौत, और एक हॉटस्टार के लिए एक सीरीज है जो तिग्मांशु धुलिया जी डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है, एक बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है वो भी, और कुछ 2-3 और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब अभी आऊंगा, मैं नजर आऊंगा कुछ और चीजों में आपको। जल्दी जाऊंगा नहीं मैं अभी। चलिए, होप करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे फैमिली मैन बहुत ही धमाकेदार रहा, वैसे ही आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हो। आपके मुंह में घी शक्कर। Thank you so much for talking to me, Shahrukh, and all the very best. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Thank you so much. You too. Bye. Bye. वैसे मानना पड़ेगा ये वीकेंड ना बड़े मजे में गया। आई मीन एक तरफ महारानी थी तो दूसरी तरफ फैमिली मैन 2, यानी कि वी वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। वेल आगे भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि MX प्लेयर पर 10 तारीख को रिलीज हो रही है इंदौरी इश्क। तो चलिए मुलाकात करते हैं ऋत्विक से, जो इसमें मेन किरदार में नजर आएंगे। जाने तो सही कि आखिरकार ये इंदौरी इश्क होता कैसा है। हाय मेगा, आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। Firstly, congratulations. The trailer looks really amazing. और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको हमेशा मैंने एक ऐसे रोल में देखा है, क्यूट बॉय लुक्स, यू प्ले इनोसेंट रोल्स, राइट? तो इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या लगा कि आपने हाँ बोल दिया ये रोल के लिए? Exactly, मतलब मेरे लिए भी ये हो गया था कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब थोड़ा सिमिलर हो रहा है मेरा काम, और मतलब एज एन एक्टर मैं लाइफ में ये चाहता हूँ कि मैं अलग तरीके के कैरेक्टर्स करूँ, अलग काम करूँ, अलग स्टोरीज करूँ। सो मैं काफी टाइम से ढूंढ ही रहा था कुछ अलग मिले, बट अलग मिल भी रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था या मजा नहीं आ रहा था। एंड फिर इंदौरी इश्क की स्क्रिप्ट आई मेरे पास, एंड मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं हिल गया, मतलब कि एक
आई वॉज रियली फैसिनेटेड कि एक इंसान के लाइफ में इतना कुछ कैसे हो सकता है, कि कैसे इतने हाई से वही अपनी लाइफ की बैंड बजा के गिरा सकता है। और काफी चीजें हैं जो आई थिंक टीन्स रिलेट भी कर पाएंगे, जो वन साइडेड लव होता है, अनरिक्विटेड लव होता है, किसी का प्यार पूरा नहीं हो पाता, पूरा लाइफ चेस करते ऊपर नहीं हो पाता। काफी चीजें, जैसे लव में रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर लड़का किसी लड़की से ब्रेकअप करता है फॉर वट एवर रीजन, तो लड़के को गाली दी जाती है कि ये ऐसा ही है, प्ले बॉय है, इसने यही किया होगा, वो किया होगा। एंड जब उल्टा होता है तो भी लड़के को गाली पड़ती है कि तूने ही कुछ किया होगा यार, तू गधा है, तू क्यों तूने क्यों टाइम वेस्ट किया। तो वो भी इसमें एक्सप्लोर किया है। तो काफी सारी चीजें जो हमने ऑनेस्टली बताने की कोशिश की है। सो ये सारी चीजें मुझे अट्रैक्ट किया है इसने टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट, एंड आई थॉट कि दिस इज द राइट स्क्रिप्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी कि हमेशा समाज में ऐसा होता है, यू नो दैट अगर कुछ हुआ तो हमेशा चीटर लड़के को ही कहा जाता है, ऐसा सोचा भी नहीं जाता है कि लड़की भी चीट कर सकती है। बट यहाँ हमने कुछ उल्टा देखा। तो क्या आपको लगता है ये जेंडर बायस इज राइट? इट्स नॉट राइट, नॉट एट ऑल। आई डोंट एडवोकेट इट, आई डोंट थिंक इट्स राइट। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप है दो इंसानों की बात है। इट्स नॉट अबाउट लड़का है लड़की, और चीट लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मतलब इसमें जेंडर का कोई वो नहीं है। बट आई थिंक अभी जैसे टाइम्स भी चेंज हो रहे हैं, ये हुआ करता था बट अभी चीजें बेटर हो रही हैं। और मेरे हिसाब से रिलेशनशिप कैन ओनली वर्क व्हेन देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट। और अगेन जब एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा के रिलेशनशिप को सपोर्ट करे तभी कुछ हो सकता है। ये लड़का लड़की वाली बात आई डोंट थिंक इज सेंस वाली। बट आई थिंक हाँ, इन द सोसाइटी यस, इट्स स्टिल क्वाइट प्रेवलेंट कि मतलब ऐसा होता है, टीनेजर्स में तो होता है। What I feel. मैं जब ट्रेलर देख रही थी ऋत्विक, आई सॉ मैंने कमेंट सेक्शन देखा एंड काफी लोगों ने कबीर सिंह के साथ इसको रिलेट किया है। What do you think about this? आपका क्या टेक है इस पे? ठीक है, इट्स फेयर। मतलब उन्होंने कुछ ही पार्ट देखा है स्टोरी का, तो एंड कबीर सिंह वाज सच अ ह्यूज हिट, तो दैट वाज समवेयर बाउंड टू हैपन। बट काफी बहुत अलग है यार, मतलब दोनों डिफरेंट, एकदम डिफरेंट स्टोरीज हैं। यस, प्यार सेम है, मतलब लड़का लड़की है, प्यार है, बट ऐसी तो काफी स्टोरीज होती हैं प्यार की। बट उसकी जो जर्नी है दोनों कैरेक्टर्स की बहुत अलग है। कुणाल कबीर एक सर्जन था, थोड़ा एक्सेंट्रिक था, उसे एंगर इश्यूज थे। कुणाल जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो एक नॉर्मल इंदौर का लड़का है, स्कूल जाता है, कॉलेज में है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है, उसे एक लड़की पसंद है, एंड उसके लाइफ में क्या क्या होता है, वो कैसे एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है उसकी लाइफ, वो एक्सप्लोर किया। तो आई थिंक द ओनली सिमिलैरिटी इज दैट लव। एंड लोगों ने ट्रेलर देख के शायद वो अल्कोहल और वो देख के उन्हें थोड़ा लगा होगा कि विच इज फेयर, आई हैव नो इश्यूज, बट मेरे हिसाब से काफी डिफरेंस है। आपने मेंशन किया कि वो लव है, बट अगर आप ट्रेलर ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं कुणाल को बहुत टाइम लग रहा है मूव ऑन होने। आई अंडरस्टैंड कि मूव ऑन होना इजी नहीं होता, बट कहीं ना कहीं वो बोलते ना लव के खिलाफ हो गया है। क्या आपको लगता है इट इज नॉट लव बट वो ऑब्सेशन या पागलपन की तरफ थोड़ा ज्यादा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब एक लव है बट देन देयर इज ऑब्सेशन आल्सो। मतलब वो चाहता है कि मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, बस तारा चाहिए, एंड शी इज माई होल लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट। वो अगर बोलेगी कि मुझे तू अपना काम वाम छोड़ के बस मेरे साथ रहे, पड़ा रहे घर पे, कुछ मत कर, वो खुशी खुशी कर लेगा। It's that kind of a love for him. So you can call it obsession, pagalpan, but for Kunal it's the purest form of I just want her, nothing else. So and that's what causes a lot of things to happen in his life, misadventures in his life. And fun fact, this is actually based on a true story. This is a true story. हाँ, it's not fiction. ये जो शो के जो राइटर है उनकी स्टोरी है, कुणाल मराठे। Yes. तो क्या कुछ टिप्स मिली उनसे? एक्चुअली मैं उनसे काफी टाइम बाद मिला। हम काफी शूट स्टार्ट कर चुके थे, जब हम इंदौर में शूट कर रहे थे तब मैं उनसे मिला था। बट उनकी मतलब डायरेक्टर उनकी काफी मीटिंग्स हुई थी, उनके थ्रू मैंने काफी स्टोरी सुनी थी कुणाल के बारे में, एंड मैं काफी फैसिनेट हो गया था कि ये काफी बहुत अलग बंदा है। बट या ही इज अ फन गाय, ग्रेट गाय। मजा आया उनसे मिलके, एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू हिज स्टोरी। Also, I wanted to know
कि आपने राइटली मेंशन किया कि बहुत सारी कहानियां बनी है लव, हार्ट ब्रेक, पेन पे। हाल ही में एक और शो रिलीज हुआ है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 जो MX प्लेयर पे था। तो डू यू थिंक कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है इंदौरी इश्क पे? बिकॉज इट्स लाइक वो कम बैक है, मतलब एक स्टोरी लव पे वापस कुछ दिनों बाद एक और स्टोरी मिल रही है। कुछ नर्वसनेस है कि शायद उतना ऑडियंस ना मिले? नर्वसनेस तो मुझे बहुत होती है, मैं कुछ भी करूं, भले एक ऐड भी हो, जो भी हो, मैं एंजाइटी हो जाती है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कुछ भी रिलीज से पहले। पर आई थिंक जैसा ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की बात कर रहा हूँ, आई थिंक ऑडियंस अलग है दोनों की। ये काफी एक अलग जोन है शो का। आई एम रियली सॉरी, मैंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल देखा नहीं जो 3rd सीजन है, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रेलर वेलर जो भी देखा मैंने, स्निपेट्स देखे, तो मुझे लगता है काफी अलग दुनिया है, बहुत अलग है। एंड इससे जो ऑडियंस रिलेट कर पाएगी, जो ऑडियंस देखना चाहेगी, वो उससे काफी अलग है। एंड सो फार जो भी कमेंट्स और मेरे आसपास दोस्त हैं और जिन्होंने भी मुझे बताया कैसे लगा ट्रेलर, आई एम अ लिटिल रिलीव्ड कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। एंड आई रियली बिलीव कि लोग जब शो देखेंगे तो उन्हें और पसंद आएगा। आपके लिए ये एक नया एडवेंचर था बिकॉज आपने ऐसा कोई रोल पहले नहीं किया है, तो मेरे को जानना था कि सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? कौन सा पोर्शन सबसे चैलेंजिंग था पूरे बिल्कुल शो में? एक्चुअली ये पूरा शो ही मेरे लिए चैलेंजिंग था, बिकॉज एंड आई थिंक वो एम भी ऐसा था कि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया था, कि कुछ भी अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर होता तो मुझे लगता कि अरे नहीं करना है। एंड दिस शो वाज एवरीथिंग दैट आई, इट वाज लाइक, मतलब सारी चीजें मेरे कंफर्ट जोन के बाहर लाके रख दी थी, जो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं की थी। एंड आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैंने सुना लेट्स टेक दिस चैलेंज एंड डू माय होमवर्क, गिव माय बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो काफी सीन्स, बोल्ड सीन्स थे जिनके साथ मैं कभी आई वाज रियली नर्वस एंड आई डोंट नो हाउ आई हैव डन, बट किए हैं। एंड it was important in the story and that was something that I was doing for the first time. Action scenes है जो काफी अलग है, मुझे काफी कुछ सीखने भी मिला। दंगल में किया था थोड़ा बहुत, बट मेरा इतना नहीं था। So this was a big learning experience for me, action में भी। And emotions हैं, काफी कुछ है। I don't smoke in real life. I barely drink, occasionally drink. So वो भी मेरे लिए नया था। आई हैड टू लर्न हाउ टू होल्ड अ सिगरेट, हाउ टू स्मोक। और मैं मतलब स्मोक अंदर लेता था, मुझे खांसी आ जाती थी। तो मतलब काफी कुछ चीजें मतलब मुझे सीखने मिली। सो या आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई होप लोग पसंद करें। सो या You rightly mentioned कि आप दंगल में थे, you have done a couple of, आपने फिल्म्स की है, ओके। तो मैं ये जानना चाहती थी, अभी you have moved towards OTT, right? You're mostly doing OTT. क्या ये conscious decision था और only the projects came to you and you just took it up? Right, मतलब ये conscious decision नहीं था। Like I started out with movies and eventually I'm just choosing scripts that I like and characters that move me and scripts that I really enjoy, पढ़ के मुझे मजा आता है। तो be it अब वो movies हो या OTT हो, जैसे जब मैंने लाखों में किया था तब OTT नया ही था। Netflix I think wasn't even here in India, or maybe just आया था, and like all of these platforms weren't there, and that again I did because I really wanted to do that script and do that character. So that's been the case, and मुझे ज़्यादा offers भी OTT से आते हैं, and I respect both mediums. I love both mediums equally. So yeah, ऐसा कोई conscious move नहीं था। I'm doing just whatever I like. बहुत बार काफी एक्टर्स ने ऐसा बोला है कि अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स या टीवी पे ज्यादा ही फेमस हो तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एक तरीके से इंफीरियर की तरह ट्रीट करते हैं और उनको शायद उतने ऑफर्स नहीं मिलते, क्योंकि ऑलरेडी वो नॉन फेस है और उनको एक फ्रेश फेस चाहिए होता है। क्या आपने कुछ ऐसा कभी फेस किया हो? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कभी कुछ फेस नहीं किया। अभी भी जैसे मुझे आते हैं फिल्म के ऑफर, जैसा नहीं है कि मुझे नहीं आते। कुछ चीजें मुझे नहीं पसंद आती, कुछ चीजें पसंद आती है तो वर्कआउट नहीं करती, ऐसा होता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब इन माय केस में अगर पर्सनली बोलूं तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि ये वेब शोज कर रहा है तो ऐसे मूवीज नहीं ऑफर करेंगे, ये नहीं करेंगे, और वाइस वर्सा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो एनी टाइम के आपको
क्या आपको लगा था कि आपने इतनी 3 बिग फिल्म्स की तो उसके बाद आपको मूवी के ऑफर्स आएंगे, एक बोलते हैं ना कि एक दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए? डू यू थिंक इट्स गिवन यू द ड्यू क्रेडिट? हाँ बिल्कुल, इट्स गिवन मी मोर देन आई कुड एवर ड्रीम ऑफ एक्चुअली। फेरारी हैपेंड, फेरारी के बाद मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यंग भी था और पढ़ाई थी, दोस्त, मतलब वो टाइम वापस नहीं आता लाइफ में जो चाइल्डहुड होता है। सो आई थिंक वो 4-5 साल मैंने गैप लिया था, बहुत कम काम कर रहा था। एंड दंगल हैपेंड, दंगल ने मेरे लिए इनफैक्ट ओटीटी पे मुझे काम दंगल देख के भी मिला है काफी बार, लोगों ने दंगल देखी है एंड देन देव कॉल्ड मी फॉर वर्क। सो मतलब दोनों वेज में मुझे मेरे शोज देख के भी फिल्मों के लिए मीटिंग्स के लिए बुलाया, ऑडिशंस के लिए बुलाया। तो वो दोनों मतलब अब बस द एम शुड बी कि आप अच्छा काम करो, अच्छा काम आप कहीं भी करो, अच्छा काम आप एड में भी करोगे तो आप नोटिस हो गए और आपको काम मिलेगा। जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, कीप गिविंग 100% एंड बाकी सब लोगों के ऊपर है। सो आप बस अपनी तरफ से ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उस दिन एक और टेक दे देना चाहिए था, यू नो यार आई शुड हैव बीन मोर फोकस्ड कर देना चाहिए था। You should be give your 100% each and every day and leave the rest to you know to the audience and the people that you're working with. आपने बॉलीवुड कर लिया, ओटीटी कर लिया, क्या टीवी की तरफ कभी आपका रुख मुड़ने वाला है? बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक बहुत लोगों को आपको टीवी पे देखने की इच्छा होगी। जी यार, मेरा ऐसा है ना कि टीवी मतलब आई वुड लव टू डू टीवी, बट इनफैक्ट काफी अपॉर्चुनिटीज आई भी है अच्छी, बट मैं मेरे लिए मतलब डूइंग पर्सनली वन कैरेक्टर फॉर अ ईयर और अ ईयर एंड अ हाफ कंटिन्यूसली, मेरे लिए मतलब मैं बोर हो जाऊंगा वही सेम कैरेक्टर कर करके। तो मैं आई वांट चेंज, यू नो, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई वांट टू कुछ चैलेंजिंग हो, कुछ नया हो। तो वो मेरे लिए पर्सनली वैसा है। तो with all due respect to the medium, I think it's the largest medium that our country has reached, सबसे ज्यादा टीवी की है to be honest. So yeah, अगर कुछ अच्छा आता है, मूविंग आता है, अगर वो फाइनाइट टीवी सीरियल है या जो भी, I would love to do it, but currently मेरे उसमें नहीं है, रेडार में नहीं है टीवी। डेली सोप्स तो नहीं है, रियलिटी शोज? रियलिटी शोज भी नहीं, मतलब आई थिंक मतलब आई फील मेरी पर्सनालिटी ऐसे as ऋत्विक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। I like to hide behind characters and you know try to portray different people. So I don't think I might work out in reality shows, but yeah, as long as movies and OTT है, platforms है, I'm having fun. I wanted to know, हमने कुणाल की तो स्टोरी सुन ली, ऋत्विक ने कभी प्यार में उनको दर्द हुआ है और कैसे उन्होंने मूव ऑन किया है? अरे बहुत बार हुआ है। तो मैं तो हाँ हुआ है, काफी बार हुआ है, एंड एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस मूव ऑन करने का। इसलिए मैं कह भी रहा हूँ कि जैसे ये शो में भी अल्कोहल पी रहा है, तो वी नॉट एडवोकेटिंग इट कि यही तरीका है मूव ऑन करने का। इट्स जस्ट कुणाल्स वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। जैसे मेरा तरीका अलग था, मैंने गिटार बजाना सीख लिया है, चैनल दैट एनर्जी। मुझे बहुत टाइम से गिटार बजाना सीखना था, एंड फनी स्टोरी, तो जो लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया, तो वो किसी गिटार वाले के साथ चली गई, तो मुझे अंदर एक वो आ गया कि अब तो गिटार सीखना है, अब कैसे भी सीखना है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग द गिटार, एंड फिर मैं उसमें उतना घुस गया कि उसके बारे में भूल गया, एंड गिटार म्यूजिक से मुझे प्यार हो गया। एंड सो आई ट्राई टू यू नो डाइवर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग एल्स, समथिंग क्रिएटिव। इनफैक्ट ये वियर्ड भी साउंड करेगा, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ दिल दुखता है या कुछ इमोशनल होता है, तो मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो मैं फीलिंग्स पे काफी आई यूज माई फीलिंग्स टू इन माई परफॉर्मेंस। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैं कुछ बुरा भी होता है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ अभी थोड़ा है, अभी इसको कोई शो में यूज कर सकते हैं या यू नो कोई कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, सो आई जस्ट ट्राई टू यू नो डाइवर्ट दैट एनर्जी इनटू समथिंग दैट हेल्प्स मी। सो या, दैट्स हाउ आई डील विद थिंग्स। Thank you, Ritwik. Thank you for joining with me, and all the very best. I hope so 10 June becomes a big day for you. Thank you. Thank you so much. So sweet of you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. ABP News आपको रखे आगे।